नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फसल के बारे में वीडियो। जो प्याज की फसल है उसके बारे में अभी आपको क्या करना है जिससे कि आपके फसल का उत्पादन भी अच्छा रहे और गुणवत्ता भी अच्छी रहे, उसकी पूरी जानकारी हम देंगे। दोस्तों, हमने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके अनुसार अगर हम बात करें तो सभी किसान भाइयों की फसल या तो 60 से 90 दिन की हो गई है या कुछ किसान भाइयों की फसल 90 दिन से प्लस कर गई है, जो कि 100 दिन के लगभग भी हो गई हैं। तो हम दोनों स्टेज की बात करेंगे कि आपकी फसल जिस स्टेज में है वो आप टेक्निकल अपना सकते हो, जिससे कि आपकी फसल का उत्पादन भी अच्छा रहेगा और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो दोनों स्टेज की हम आज बात करेंगे। उससे पहले यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप हमारी जानकारी से अपडेट रह सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। तो आगे बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी फसल की 3 स्टेज होती हैं या 3 अवस्था होती हैं, जिसे हम प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और थर्ड स्टेज भी कह सकते हैं। तो इनको यदि हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो इसमें एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो कि अपन किसी भी फसल की अवस्था का गणित कैसे लगा सकते हैं, उसकी जो कुल दिन होते हैं फसल की, जो कुल जैसे प्याज की फसल की कुल फसल की जो पकने तक के दिन गिने अगर तो 120 दिन की फसल होती है। तो हम इसमें 3 स्टेज होती है, तो इसमें हम 3 का भाग दे देंगे, जिससे कि हमारे सामने आ जाएगा कि 40-40 दिन की एक एक स्टेज होती हैं। तो इसमें हम गणित प्याज की फसल में लगा सकते हैं कि जो शुरुआत के दिन से लेकर 40 दिन तक हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो होगी, जिसमें कि हम इसे प्राइमरी स्टेज कह सकते हैं, जिसमें फसल की सारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ ऊपर की ग्रोथ होती है वो होगी। उसके 40 दिन से लेके 80 दिन तक होगी वो हमारी सेकेंडरी स्टेज होगी, जिससे कि हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी कह सकते हैं, जिसमें कि इस पौधे ने जो भी अभी तक खाया पिया है या जो अपने तने में स्टोर किया है वो अब इसको कंद में बनाने में लगाना स्टार्ट कर देगा 40 दिन के बाद। तो ये हो गई 40 से 80 दिन की स्टेज, जिसे कि सेकेंडरी स्टेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं। और अब तीसरी स्टेज होती है जो कि किसी भी फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें इसका सारांश निकलता है फसल का कि इसका उत्पादन कितना होगा, जिसे कि हम प्रोडक्शन स्टेज भी कह सकते हैं, जिसमें कि पूरी फसल का जो प्रोडक्शन होता है वो इसमें होगा और इसी स्टेज में प्रोडक्शन भी प्रभावित होता है। तो इसने जो भी खाया पिया है वो सारा इस स्टेज में आकर इसकी जो प्रोडक्ट जो हमने लगाया है उसमें आता है। दोस्तों, तो ये हो गई तीनों स्टेज। तो हम अब जो फर्स्ट स्टेज की बात तो हमने पहले वीडियो में कर ली है दोस्तों, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। तो अभी जो फसल हमारी किसान भाइयों की है तो वो है अभी हमारी सेकेंडरी स्टेज, और कुछ किसान भाइयों की है थर्ड स्टेज। जो कि सेकेंडरी स्टेज माने तो अपन रिप्रोडक्शन ग्रोथ चल रही है उसमें, या कुछ किसान भाइयों का पूरा प्रोडक्शन होने वाला है थर्ड स्टेज में। तो आज हम इन दोनों स्टेज की बात करेंगे कि आपको सेकेंड स्टेज में आपकी फसल यदि है जो कि 40 दिन से लेकर 80 दिन तक की है और कुछ भाइयों की 80 दिन के ऊपर की है, तो वो उनके लिए क्या सुझाव है, आज हम उसकी पूरी बात करेंगे। तो वीडियो में आप आगे बने रहे। तो दोस्तों, जिन किसान भाइयों की फसल सेकेंडरी स्टेज में है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में है, वो किसान भाई अपनी फसल में अभी ध्यान रखें कि उसमें थ्रिप्स नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पर पत्तों के बीच में देख सकते हो, यहाँ पर यदि थ्रिप्स है तो आपका पौधा तनाव में आ जाएगा, उसमें पीलासपन आएगी और वो उसकी पूरी ताकत अपने कंद बनाने में नहीं लगा पाएगा, जिससे कि कंद छोटे बड़े बनेंगे। काफ़ी सारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमारी फसल में छोटे बड़े कंद बन रहे हैं, तो वो उसी वजह से बनते हैं। जिन जिन पौधों में रोग लग जाता है उनके कंद छोटे रह जाते हैं और कुछ पौधे अच्छी ग्रोथ करके आगे निकल जाते हैं। तो ये समस्या से हमें सबसे पहले लड़ना पड़ेगा। तो आप इसमें कोई सा भी एक अच्छा सा टेक्निकल इंसेक्टिसाइड का ले सकते हो, जिसमें कि लांसर गोल्ड ले सकते हो, मोनोक्रोटोफास ले सकते हो, प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हो, पिप्रोनिल 40% प्लस 40% इमिडाक्लोपिड का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हो, या फिर 70% जो इमिडाक्लोपिड आती है वो भी ले सकते हो यदि आपके इसमें ज़्यादा प्रकोप है तो। और एक 80% पिप्रोनिल का शुद्ध कॉम्बिनेशन आता है वो भी आप ले सकते हो, जिसमें कि 80% सिर्फ
पिप्रोनिल होती है वो लेकर आप अपनी फसल की सुरक्षा थ्रिप्स से कर सकते हो। जिस स्टेज में आपकी फसल है अभी उसमें आपकी फसल को इंसेक्टिसाइड से बचाना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो आप इन टेक्निकल में से आपके इसमें जितनी गंभीर बीमारी है उसके हिसाब से आप टेक्निकल लेकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में आप एनपीके की अगर बात करें तो आप उसमें एनपीके 05234 भी मिला सकते हो, जिससे कि आपकी फसल तनाव में नहीं आएगी और हरी भरी बनी रहेगी, और जिससे कि उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी रहेगी और उसकी वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी कर पाएगा दोस्तों। तो ये उपाय आप अपना सकते हो। स्प्रे आपको शाम के समय करना है और सिंचाई करने के बाद ही स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी दवाई पूरी 100% काम करेगी दोस्तों। और यदि आप इस अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहो तो 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से वो भी दे सकते हो। ये बात हो गई आपकी सेकेंडरी स्टेज वालों की। ये अगर आपने काम कर लिया तो आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा, आपका पौधा तनाव में नहीं आएगा और सारे कंद एक समान बनेंगे, जो कि आप देख सकते हो। अब उसके बाद यदि हम बात करें जिन किसान भाइयों की फसल तृतीय अवस्था में चली गई है, जो कि प्रोडक्शन का समय होता है, पूरा प्रोडक्शन उसमें बनता है। जैसे कि आप हमारी फसल देख रहे हो, ये फसल हमारी 100 दिन से ऊपर की हो गई है और इसमें हम अब लास्ट सिंचाई कर रहे हैं और अब इसमें हम स्प्रे भी करेंगे, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस अवस्था में भी आपको वही ध्यान रखना है कि आपने जो पिछला स्प्रे किया है उससे 10 से 12-15 दिन हो गए हैं तो आपकी फसल में फिर से थ्रिप्स आना स्टार्ट हो जाएगी। और थ्रिप्स की बीमारी ऐसी है कि यदि इसे स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लिया जाए तो हो जाती है, फिर बाद में काफ़ी मुश्किल से हमें 2-3 स्प्रे ऊपर से करने पड़ते, उससे होती है। इसलिए हमें शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल कर लेना है। तो आप अब इस अवस्था में भी एक अच्छा सा टेक्निकल इंसेक्टिसाइड का ले सकते हो, जिसमें कि पिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोपिड 40% वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो और पिप्रोनिल 80% वाला भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी जल्दी से कंट्रोल हो जाएगी। और जो थायोमेथाक्साम का जो आता है वो भी ले सकते हो, या मोनोक्रोटोफास भी इसमें भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। और यदि आप एसीफेट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। जो स्प्रे आपने पहले, जिस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपने नहीं किया है पहले, वो आप अभी कोई सा भी ले सकते हो। और इसके साथ में दोस्तों आपको कंद की साइज बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस अवस्था में जो कंद पूरी तरह से बनने की अवस्था है, इसमें आपको आपके पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटेशियम की, जो कि एनपीके 0050 में मिल जाता है हमको। तो आप इसके साथ में स्प्रे में 0050 एनपीके भी ले सकते हैं, तो आपके कंद उससे अच्छी साइज बनेंगे, उन पर चमक भी अच्छी रहेगी और आपका पौधा तनाव में नहीं आएगा और लास्ट तक हरा भरा बना हुआ रहेगा। तो आप ये काम कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपके पौधे, आपके कंद में आपको चमक और पर्दा अच्छा मजबूत चाहिए और आपने यदि बोरोन का स्प्रे पहले नहीं किया है तो आप बोरोन 20% वाले का स्प्रे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी आप कर सकते हो दोस्तों, जिससे कि आपके जो कंद होते हैं उनकी शाइनिंग अच्छी रहेगी और उनका पर्दा भी मजबूत रहेगा, जो कि आप हमारे फसल में देख रहे हो। हमने जो सेकेंडरी स्टेज थी उसमें ही इसका जो बोरोन का स्प्रे था वो कर दिया था। तो आप भी सेकेंडरी में कर सकते हो और यदि सेकेंडरी में नहीं किया है तो आप थर्ड स्टेज में भी इसका स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यही थी जानकारी कि आपको सबसे पहले तो जो इंसेक्ट होते हैं, थ्रिप्स होती है, उनसे अपने फसल को बचा कर रखना है और तनाव से बचाने के लिए उसमें आप एनपीके का स्प्रे भी कर सकते हो समय समय पर, जो कि हमने दोनों स्टेज के अलग अलग एनपीके बता दिए हैं। तो आपको बस यही काम करना है और समय पर सिंचाई कर देना है। सिंचाई, अंतिम सिंचाई आपको कब करनी है उसका वीडियो भी हमने चैनल पर बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो। और बाकी आगे समय समय पर हम वीडियो अपलोड करते रहे हैं और आगे भी समय समय पर करते रहेंगे कि आपको हार्वेस्टिंग कब करना है, आपको कटाई में क्या ध्यान रखना है, भंडारण में क्या ध्यान रखना है, उसका वीडियो हम समय समय पर आगे लाते रहेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।